प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अधिनायक तंत्र के गुण एवं दोष। अर्थात तानाशाही शासन प्रणाली या अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। बड़ी विचित्र बात है कि तानाशाही शासन प्रणाली को सबसे निकृष्ट प्रणाली माना जाता है आधुनिक समय में, लेकिन फिर भी इसमें गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं। यस, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी शासन प्रणाली हो भाई, इसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में यूनान के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के जनक, मतलब राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो के द्वारा जब सरकारों का वर्गीकरण किया गया तो उन्होंने लोकतंत्र को सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली बतलाया था और आधुनिक समय में लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है। तो इसके बाद में हम अरस्तु की बात करते हैं। तो अरस्तु ने जब संविधानों का वर्गीकरण किया तो जब उन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बतलाई, मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा आपको 6 प्रकार की शासन प्रणालियां कौन कौन सी बतलाई थी। शासन प्रणालियों का संविधान को वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने 2 आधार लिए थे अरस्तु ने। क्या? संख्या का आधार, जनहित का आधार, कि भी एक व्यक्ति का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है या अनेकों का शासन है, जनता के हित में है या नहीं है, तो इस आधार पर अरस्तु ने 6 प्रणालियां बतलाई थी। कौन कौन सी? राजतंत्र, क्या? राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र, इसके बाद में धनिक तंत्र, लोकतंत्र, संयुक्त प्रजातंत्र। 6 प्रणाली हो गई। तो अरस्तु ने 6 की 6 प्रणालियों में क्रांतियां क्यों होती हैं, उन क्रांतियों के कारण और क्रांतियों को रोकने के उपाय भी बतलाए थे। मतलब अरस्तु ने तानाशाही शासन प्रणाली में भी क्रांतियां नहीं हो इसके लिए उपाय बताए थे। इसका मतलब यह है कि तानाशाही शासन प्रणाली में भी अच्छाई होती है। क्या? तानाशाही शासन प्रणाली में भी अच्छाइयां होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते आज हम अधिनायक तंत्र के गुण और दोष की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अधिनायक तंत्र में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इन दोनों बातों को समझे उससे पहले ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि तानाशाही शासन प्रणाली कहते ही किसे हैं। तानाशाही शासन प्रणाली का सबसे अच्छा अभिप्राय ये होगा, क्या? जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपसे मान लीजिए एग्जाम पूछा जाए कि तानाशाही शासन प्रणाली का निम्न में से क्या अर्थ है, अगर आपको यार ध्यान में मर जाए जैसा प्रश्न पूछें, आंसर गलत नहीं हो सकता, तो क्या अर्थ होगा इसका? सामान्य सा तानाशाही शासन प्रणाली का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति शासक के द्वारा किया जाता है तो इसे तानाशाही शासन प्रणाली कहा जाता है। ऐसा शासक संविधान, कानून, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये शासक ही सबसे सर्वोच्च होता है, ये किसी के अधीन नहीं होता है। इसके आदेश ही कानून होते हैं। इसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन नहीं करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसे तानाशाही शासन प्रणाली कहा जाता है। मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया, संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या शासक उत्तरदायी नहीं और यह व्यक्ति सर्वोच्च होता है। मतलब जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या शासक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। क्या कह रहा हूं? जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग एक व्यक्ति या शासक के द्वारा किया जाता है तो इसे तानाशाही शासन प्रणाली कहा जाता है। और ये जो शासक होता है वह संविधान और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये जो शासक होता है वह सर्वोच्च होता है, सभी से सर्वोच्च होता है। ये धर्म, समाज, इन सबसे सर्वोच्च होता है, इनके अधीन नहीं होता है। ये किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। अर्थात यहाँ तानाशाही शासन प्रणाली में जो शासक होता है वह वास्तविक रूप में उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि लोकतंत्र में शासक जनता के प्रति, संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। नोट कीजिएगा अगली बात, तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो शासक होता है या यहाँ पर जो राज्य होता है वह राज्य अपने आप में साध्य होता है, जबकि व्यक्ति साधन होता है, व्यक्ति उपकरण होता है। व्यक्ति के साथ उपकरण जैसे व्यवहार किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में व्यक्ति साध्य होता है और शासन, राज्य क्या होता है? साधन होता है। व्यक्ति साध्य होता है लोकतंत्र में,
राज्य साधन होता है, जबकि तानाशाही में व्यक्ति साधन होता है, राज्य साध्य होता है। नोट कीजिएगा, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। अगली बात, एक विद्वान है फोर्ड इसकी सामान्य सा अर्थ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्याध्यक्ष के द्वारा, क्या कह रहा हूँ, जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्याध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त की जाती है उसे तानाशाही प्रणाली कहा जाता है। मतलब जब किसी भी देश के अंतर्गत राज्य की शक्ति वास्तविक रूप में गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की जाती है तो उसे तानाशाही कहा जाता है। और जब किसी देश में राज्याध्यक्ष के द्वारा, शासक के द्वारा कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से शक्ति प्राप्त की जाती है तो इसे लोकतंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता शक्ति प्राप्त की जाती है, जबकि तानाशाही शासन प्रणाली में बल, छल, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिनायक तंत्र के गुण और दोष। किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी किसी न किसी रूप में अधिनायक तंत्र के गुण और दोष के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बातें आपको समझा रहा हूँ। चलिए, अधिनायक तंत्र के गुण। भाई वैसे तो अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली को निकृष्ट प्रणाली कहा जाता है, बुरी प्रणाली कहा जाता है, और लोकतंत्र से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि भाई अधिनायक तंत्रीय शासन प्रणाली बुरी प्रणाली है। लेकिन फिर भी इसमें गुण है। क्यों है गुण? क्योंकि जब किसी भी देश के अंतर्गत आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो, संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहती हो, आंतरिक अशांति हो, बाहरी अशांति हो, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी रूप में तानाशाही शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है। इसलिए तानाशाही शासन प्रणाली में कुछ गुण हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। क्या क्या अच्छाइयां हैं, नोट कीजिएगा। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता की स्थापना, अर्थात तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र में एकता स्थापित की जा सकती है, राज्य में एकता स्थापित की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के संगठन, दल, समूह होते हैं, जबकि तानाशाही के अंतर्गत किसी भी रूप में विरोध को पनपने नहीं दिया जाता है, किसी भी रूप में असहमति को भी, मत को स्वीकार नहीं किया जाता है, यहाँ पर विभिन्न संगठनों को पनपने का अवसर नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ राष्ट्र में एकता स्थापित की जा सकती है। क्या? राष्ट्रीय एकता की स्थापना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं भाई, वर्तमान में जैसे चीन है, क्या है? चीन। अब चीन के अंतर्गत ये बात सत्य है कि दलीय तानाशाही है, साम्यवादी दल सर्वेसर्वा है वहां। भाई, क्या साम्यवादी दल की विचारधारा का वहां कोई विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए तानाशाही शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जा सकती है। ये इसका जो है गुण है, लाभ है, फायदा है ना। मैंने आपको बताया था ना कि भाई अधिनायक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र और सैनिक अधिनायक तंत्र। तो चीन में कौन सा अधिनायक तंत्र है? दलीय अधिनायक तंत्र। साम्यवादी दल सर्वेसर्वा है, एक ही दल है वहां। जबकि लोकतंत्र की शर्त क्या होती है कि 2 विकल्प होने चाहिए, जबकि चीन में एक ही दल है, बस एक दल का शासन है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, एक दलीय पद्धति है। तो भाई ये क्या है? दलीय अधिनायक तंत्र है। तो इसका ये फायदा होगा। दूसरा क्या है? मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा भाई, लोकतंत्र में प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है हम ये कहेंगे आयोगों की स्थापना की जाती है। जबकि तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्ता केंद्रित होती है, सत्ता विकेंद्रित नहीं होती है, सत्ता केंद्रित होती है, सत्ता का वास एक जगह होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठन, आयोग, विभाग इत्यादि की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा खर्चे करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और यहाँ पर जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था वो भी बड़ी कुशल होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो प्रशासनिक अधिकारी होती हैं इनकी पूर्ण रूप में जो है निगरानी की जाती है, क्योंकि सत्ता केंद्रित होती है। इसलिए तानाशाही के अंतर्गत वास्तव में खर्चा भी कम होता है और प्रशासनिक व्यवस्था भी कुशल होती है, जबकि लोकतंत्र में खर्चा ज़्यादा होता है और प्रशासनिक व्यवस्था भी अकुशल होती है। नोट कीजिएगा। तीसरा लाभ क्या है? शीघ्र समाज सुधार संभव। ध्यान दें भाई, लोकतंत्र में जल्दी से, शीघ्रता से, तीव्रता से समाज सुधार नहीं हो पाता है। किसमें? लोकतंत्र में। जैसे हम भारत का उदाहरण दें, हमारे भारत में देखो लोकतंत्र है, तो आज भी
हमारे यहाँ मृत्यु भोज की प्रथा मौजूद है, दहेज प्रथा मौजूद है, कानूनी जामा पहना दिया गया है, लेकिन भाई ये सामाजिक कुरीतियां दूर नहीं हुई हैं अभी भी हमारे यहाँ भारत में, क्योंकि लोकतंत्र है। जबकि तानाशाही प्रणाली में भाई सामाजिक कुरीतियों को कठोरता से, मजबूती से दूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सत्ता केंद्रित होती है, किसी भी रूप में यहाँ शिथिलता को नहीं बरता जाता है, सामाजिक कुरीतियों को समूल रूप से समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि तानाशाही में शीघ्र समाज सुधार संभव है, समाज का सुधार जल्दी से किया जा सकता है तानाशाही में, जबकि लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। जैसे चीन में माओ त्से तुंग के द्वारा ऐसा किया गया था, माओ के द्वारा, ठीक है। हाँ, वो माओ जैसे कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, इनका कहना है कि शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, माओ कहते हैं, ठीक है। तो चीन में माओ ने ऐसा ही किया था। चौथा है तीव्र आर्थिक विकास। क्या? तीव्र आर्थिक विकास। भाई लोकतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्तविक रूप में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में तानाशाही में या अधिनायक तंत्र में ही तीव्र आर्थिक विकास हो सकता है। जैसे नाजी जर्मनी में, इटली में भी, फांसी इटली में भी, मतलब नाजीवाद और फांसीवाद, जर्मनी इटली, हिटलर मुसोलिनी के द्वारा ऐसा किया गया था। और चीन के अंतर्गत भी जो है माओ के द्वारा वास्तविक रूप में तीव्र आर्थिक विकास किया गया था। पांचवा है संकट काल में अधिक उपयुक्त। ध्यान दीजिएगा, पांचवा इसका गुण है संकट काल में अधिक उपयुक्त। भाई लोकतंत्रीय शासन प्रणाली संकट के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद होता है, और जब देश पर कोई संकट आता है, सत्तारूढ़ पक्ष के द्वारा संकट का मुकाबला करने का प्रयास किया जाता है, तो विपक्ष हमेशा अड़ंगे की नीति का प्रयोग करता है। तो वास्तव में संकट का मुकाबला करने में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली उचित नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई उचित नहीं है, तो आप तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जीत होती जा रही है। हाँ, यस, होती जा रही है, लेकिन आप देखिएगा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में भी संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित होती जा रही है, और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, उसके द्वारा वास्तविक रूप में संकट के समय में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, और कार्यपालिका ही पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका के निस्बत शक्तिशाली होती जा रही है। तो ये तानाशाही के लक्षण है, तानाशाही के लक्षण है, और क्या है? लोकतंत्र का जामा पहना दिया गया, लेकिन है तानाशाही के लक्षण। इसलिए आप कह सकते हैं कि संकट काल में तानाशाही शासन प्रणाली उपयुक्त होती है, जबकि लोकतंत्र उपयुक्त नहीं होता है। नोट कीजिएगा, आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती है? नहीं। तो राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष ही थे, औपचारिक अध्यक्ष है तो अध्यक्ष। राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दे दी जाती है ना, दे दी जाती है ना, किसके लिए? संकट के लिए। लोकतंत्र है यहाँ। तो वास्तविक रूप पूरी दुनिया के संविधान में किसी न किसी रूप में संविधान के अंतर्गत जो है संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कार्यपालिका को शक्तियां सुपुर्द की जाती है, और रही क्या इसके अंतर्गत? आगे बढ़े। छठा है नीति संबंधी निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। भाई लोकतंत्र के अंतर्गत नीति संबंधी निर्णय शीघ्रता से नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पक्ष और विपक्ष मौजूद होता है, विभिन्न प्रकार के दल संगठन होते हैं, समूह होते हैं। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत असहमति को सुना जाता है, विमत को सुना जाता है, विरोध को स्वीकार किया जाता है, जबकि तानाशाही के अंतर्गत किसी भी रूप में असहमति, विमत, विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या करें? तानाशाही शासन प्रणाली में शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी रूप में विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है, विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए तानाशाही अधिनायक तंत्र का छठा गुण होगा नीति संबंधी निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। तो तानाशाही शासन प्रणाली के गुण हो गए, लाभ हो गए, अच्छाइयां हो गई। भाई वैसे तो लोकतंत्र से तुलना करेंगे तो तानाशाही प्रणाली श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भाई कुछ लाभपूर्ण आवश्यकताओं के रूप में तानाशाही प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी देश के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी अशांति है, अव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था
कमज़ोर हो चुकी है, सामाजिक कुरीतियों ने बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त कर ली है, तो ऐसी स्थिति में तानाशाही प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। जैसे कि हॉब्स ने कहा था कि जब तक इस दुर्गुणी दुनिया को राजतंत्रों से, निरंकुश तंत्रों से नहीं ढक दिया जाएगा, तब तक जनता का सुधार संभव नहीं हो सकता। हॉब्स ने कही ये बात। यस भाई, सीधी सी बात है। मानव स्वभाव से स्वार्थी है तो शासक को भी स्वार्थी बन जाना चाहिए। मानव स्वभाव से शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो शासकों को भी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। क्या गलत कहा है हॉब्स ने? इसलिए तो हॉब्स ने कहा था कि मुझे बताइए, हॉब्स कह रहे हैं मुझे बताइए। हॉब्स कौन से हॉब्स? जो समझौतावादी विचारक है, हॉब्स लॉक रूसो। हॉब्स कह रहे हैं कि मुझे बताइए, क्या एक पत्नी बिना पति के जीवन अच्छा जिएगी, या पति हो चाहे वो निरंकुश ही हो, तानाशाही हो? तो एक तो पत्नी ऐसी है जिसके पति नहीं है, एक पत्नी ऐसी है जिसका निरंकुश पति है। तो कौन सी पत्नी सुरक्षित सुखी है? निरंकुश पति वाली पत्नी। इसलिए किसी देश में, अरे भाई, एक तो शासक हो ही नहीं, लोकतंत्र में कौन सा शासक है? कुछ नहीं। एक तो शासक हो ही नहीं, और एक निरंकुश शासक हो, तो कौन सा शासक अच्छा? निरंकुश शासक अच्छा है। अरे भाई, चारों तरफ भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार फैला है, रिश्वतखोरी फैल रही है, बेईमानियां हो रही हैं, अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर विराजित किया जा रहा है। इससे अच्छा तो निरंकुश शासन ही अच्छा है, इससे अच्छा तो निरंकुश शासन ही अच्छा है, लोकतंत्र से अच्छा तो निरंकुश शासन ही। क्यों नहीं? हॉब्स नहीं कही है ये बातें, स्वीकार कीजिएगा ये बात। इसलिए हॉब्स जब ये बात कह रहा है तो भाई तय मानेगा तानाशाही शासन प्रणाली में भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं। हम ये कह सकते हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली एक अस्थायी शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है। जब देश में व्यवस्था हो चारों तरफ तो तानाशाही का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद मिलेंगे अधिनायक तंत्र के दोष। अधिनायक तंत्र के दोष भाई, आप देखिएगा, मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ आपको प्लेटो का। ये दोष समझाने से पहले, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासन प्रणालियों का जब वर्गीकरण किया है, तो उस वर्गीकरण के साथ साथ उन्होंने परिवारों का भी वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने कहा है कि परिवार भी जो है शासन प्रणालियों की तरह 5 ही प्रकार के होते हैं। वैसे उन्होंने 6 प्रकार बताए थे। अब इसमें एक परिवार तानाशाही परिवार होगा, एक परिवार लोकतंत्री परिवार होगा। तो मुझे बताइएगा भाई, आज हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार तो समाप्त होते जा रहे, एकाकी परिवार आ गए हैं। तो परिवार में भी कभी कभी जो है लोकतंत्र से काम नहीं चलता है, सबकी सहमति से निर्णय लेने से काम नहीं चलता है। परिवार के मुखिया को तानाशाही बनना पड़ता है, अपने हाथ में पूरी शक्ति समेटनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो परिवार की एकता स्थापित नहीं हो सकती। जब परिवार में तानाशाही का प्रयोग किया जा सकता है तो राज्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। राज्य क्या है? प्लेटो स्वयं कह रहे, राज्य क्या है? क्या चीज? राज्य व्यक्ति का तो विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का तो विराट रूप है, जैसा व्यक्ति वैसा राज्य। अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है, राज्य परिवार का विराट रूप है, जैसा परिवार वैसा राज्य, जैसा परिवार वैसा राज्य। दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, मुझे बताइए। इसलिए परिवार में जब बिना तानाशाही के काम नहीं चल सकता, तो भाई राज्य में भी इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए तानाशाही शासन प्रणाली को बिल्कुल बेकार प्रणाली कहना गलत होगा। ये प्रणाली भी अस्थायी रूप में अच्छी है। अधिनायक तंत्र के दोष नंबर 1, अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता की कुचेष्टा। तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया जाता है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए, लेकिन राष्ट्रीय एकता किस रूप में प्राप्त की जाती है? विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म,
इत्यादि की विभिन्नता को स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ तो पूर्ण रूप में इस विभिन्नता को समाप्त करते हुए एकता की स्थापना की जाती है कि विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य इत्यादि नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को एक विचारधारा में डालने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसका दोष है कि यहाँ अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता की कुचेष्टा की जाती है। मतलब विवेकपूर्ण तरीके से राष्ट्र में एकता स्थापित नहीं की जाती है, बल्कि अविवेकपूर्ण तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाती है, जो कि गलत है। दूसरा है स्वयं में त्रुटिहीन समझने की भूल। स्वयं में त्रुटिहीन समझने की भूल। तानाशाही शासन प्रणाली का दूसरा दोष ये है कि यहाँ वास्तविक रूप में जो शासक होता है वो शासक ये कहता है कि हम कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। जैसे इटली और जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी कहा करते थे। मुसोलिनी तो स्वयं कहते थे कि मुसोलिनी हमेशा ठीक है। मुसोलिनी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं जनता को उन आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि जनता उन आदेशों का पालन करती है तो जनता नैतिक है, अन्यथा जनता अनैतिक है। मतलब मुसोलिनी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं वो ठीक है, सही है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का आपको पालन करना चाहिए। आप मीन्स जनता को पालन करना चाहिए। इसलिए ये इसका दोष है कि तानाशाही प्रणाली में जो शासक होता है वह स्वयं को जो है त्रुटिहीन समझने की भूल करता है कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। माओ भी ऐसा ही कहता था, जबकि सच्चाई ये है कि मानव गलतियों का पुतला है, तो फिर शासक भी तो मानव ही है, इसलिए उससे भी तो गलतियां होती हैं। तो ये भी इसका दोष है कि ये स्वयं को अपने आप में जो है मतलब जो है त्रुटिहीन समझते हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। जैसे नहीं ब्रिटेन के राजा के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गलती कर सकता है। मानो तो गलतियों का पुतला है। ब्रिटेन का राजा क्या है? भगवान है। वो गलती नहीं कर सकता, वो भी तो गलती कर सकता है। यस। तीसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व का अंत। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व का अंत। तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में तानाशाही शासन प्रणाली में राज्य को एक सावयव समझा जाता है। सावयव समझा जाता है। व्यक्ति और राज्य के जो संबंध होते हैं उनको एक प्रकार से सावयव समझा जाता है। सावयव कैसे समझा जाता है कि यहाँ वास्तविक रूप में तानाशाही में राज्य को एक साध्य समझा जाता है, जबकि व्यक्ति को एक साधन समझा जाता है, उपकरण समझा जाता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में राज्य को एक सावयव समझा जाता है और सावयव के अंतर्गत जो राज्य होता है उस राज्य को साध्य समझा जाता है, शरीर समझा जाता है, और जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को उसके उपकरण, अंग समझे जाते हैं। तो वास्तविक रूप में तानाशाही के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जो है उपकरण के रूप में, साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उस व्यक्ति का प्रयोग राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में किया जाता है। मतलब तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को किसी भी रूप में स्वतंत्रता नहीं दी जाती, उसकी व्यक्तित्व का किसी भी रूप में विकास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के साथ एक उपकरण, एक साधन के समान व्यवहार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को एक साधन समझा जाता है, जबकि राज्य अपने आप में एक साध्य होता है। राज्य अपने आप में साध्य होता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में तो व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, जबकि राज्य, समाज, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, संगठन है, वो सब साधन होते हैं, व्यक्ति के साधन होते हैं लोकतंत्र में। जबकि तानाशाही में व्यक्ति साधन होता है, लोकतंत्र में व्यक्ति साध्य होता है। तानाशाही में व्यक्ति जो है क्या होता है? तानाशाही में व्यक्ति क्या होता है? साधन होता है। लोकतंत्र व्यक्ति क्या होता है? साध्य होता है। तानाशाही में राज्य क्या होता है? साध्य होता है। लोकतंत्र में राज्य क्या होता है? साधन होता है। मतलब तानाशाही प्रणाली में व्यक्ति, साधन, राज्य, साध्य। लोकतंत्र में व्यक्ति, साध्य, राज्य, साधन। नोट कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है कला एवं संस्कृति पर विपरीत प्रभाव। भाई, तानाशाही शासन प्रणाली में कला एवं संस्कृति को किसी भी रूप में जो है स्वतंत्रता नहीं होती है, छूट नहीं होती है। कला एवं संस्कृति वास्तविक रूप में वहाँ जो एक विचारधारा विशेष होती है, उस विचारधारा विशेष के आधार पर ही विकसित की जाती है। यहाँ पर संस्कृति की स्वतंत्रता नहीं होती है, कला की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए वास्तविक रूप में स्वतंत्र वातावरण में ही कला और संस्कृति का विकास हो सकता है। तो वास्तविक रूप में तानाशाही में किसी भी रूप में विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है, विमत को स्वीकार नहीं किया जाता है, असहमति को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कला और संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है। जैसा कि इटली और जर्मनी के अंतर्गत हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा या नाजीवाद और फांसीवाद के अंतर्गत ऐसा ही किया गया था, वहां पर कला और संस्कृति का विकास नहीं हो पाया था। पांचवा है कुत्सित भावनाओं पर जोर। तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता के दिमाग में हमेशा इस तरह के भाव भरे जाते हैं कि
कभी भी बाहरी आक्रमण हो सकता है, मतलब वहाँ हमेशा भय जैसा वातावरण बना के रखा जाता है, आंतरिक रूप में और बाहरी रूप में भय जैसा वातावरण बना के रखा जाता है, हिंसा जैसा वातावरण बना के रखा जाता है। वहाँ हमेशा षड्यंत्र किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम ये सब देश के विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देश के विकास के लिए नहीं किया जाता है। ये तो केवल एक आवरण मात्र होता है। इसलिए तानाशाही शासन प्रणाली में जनता की जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं में हम ये कहेंगे कि कुत्सित भावनाओं पर जोर दिया जाता है। मतलब जनता की भावनाओं को वास्तविक रूप में इस रूप में उकसाया जाता है कि वास्तव में उसका दुरुपयोग किया जाता है फिर उनके द्वारा, शासकों के द्वारा। जैसे चीन में माओ के द्वारा और पाकिस्तान में अयूब खां के द्वारा ऐसा ही किया गया था। नोट कीजिएगा। छठा है क्रांति व षड्यंत्र का वातावरण। वास्तविक रूप में तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत अक्सर देश में जो वातावरण तैयार किया जाता है वह हमेशा क्रांति जैसा वातावरण रखा जाता है कि कभी भी क्रांति हो सकती है, कभी भी क्रांति हो सकती है। और उसमें किसी न किसी रूप में हमेशा षड्यंत्र जैसा वातावरण रहता है, षड्यंत्र रचे जाते रहते हैं। जैसे कि हिटलर के द्वारा गैस्टापो संगठन की स्थापना की गई। गैस्टापो संगठन क्या है? एक जासूसी संगठन है। ये संगठन ऐसा संगठन था जो हमेशा जासूसी करता रहता था कि कौन जो है हमारी विचारधारा के विरुद्ध चल रहा है, कौन हमारे विचारों का विरोध कर रहा है, कौन हमारे विचारों से असहमति व्यक्त कर रहा है, तो उनको कुचल दिया जाता था, उनका दमन कर दिया जाता था। तो वास्तविक रूप में तानाशाही के अंतर्गत यह भी जो है एक दोष है कि वहाँ क्रांति और षड्यंत्र का ही वातावरण बना रहता है, भय का वातावरण बना रहता है, डर का वातावरण बना रहता है, क्रांति जैसा वातावरण बना रहता है, प्रदर्शन जैसा वातावरण बना रहता है, षड्यंत्र जैसा वातावरण बना रहता है, घेराव जैसा वातावरण बना रहता है, घेराव जैसा वातावरण बना रहता है। ठीक है। सातवां है उत्तराधिकार संबंधी दोष। भाई लोकतंत्र में तो उत्तराधिकार की समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो भी कार्यकाल होता है सरकार का, किसी देश में 4 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष है, भारत में संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है ना। तो जो भी कार्यकाल होता है, कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो चुनाव कराए जाते हैं और जनता जिस भी दल को पसंद करती है अपना मत दे देती है, बहुमत में जो दल आ जाता है सरकार बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन भाई तानाशाही प्रणाली के अंतर्गत, अधिनायक तंत्र के अंतर्गत उत्तराधिकार संबंधी दोष होता है। कैसे? 2 प्रकार के उत्तराधिकार संबंधी दोष होते हैं इसमें। नंबर 1 तो योग्यता के संदर्भ में होता है कि अक्सर ये देखा गया है जो तानाशाही शासक होता है वह अयोग्य होता है, और अयोग्य होने के कारण उसके चारों तरफ अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ जुटी रहती है। तो ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए? वो स्वयं अयोग्य है, अयोग्य लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा है, तो किसको उत्तराधिकार बनाए? दिक्कत आएगी। दूसरा दोष क्या है उत्तराधिकार का कि वास्तविक रूप में शासक की मृत्यु होने के बाद में, शासक की मृत्यु होने के बाद में किस व्यक्ति को शासक बनाया जाए, किस व्यक्ति को शासक बनाया जाए, इसमें कोई नियम ही नहीं है। यहाँ तो बलपूर्वक तरीके से सत्ता हत्याई जाती है ना। तो शासक की मृत्यु होने के बाद में अगला जो शासक होगा वो कौन होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसलिए तानाशाही प्रणाली में, अधिनायक तंत्र में उत्तराधिकार का दोष होता है कि शासक की मृत्यु होने के बाद में अगला शासक कौन होगा। ठीक है, ये हो गया अधिनायक तंत्र के दोष। 7 दोष बताए मैंने, नोट कीजिएगा। एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोष के बारे में, और इसी के साथ में इसके गुण के बारे में। तो आपको 6 बिंदु गुण के रट लेने हैं और 7 इसके दोष के याद कर लेने हैं। भाई किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपकी गलती नहीं हो सकती। अंत में लेते हैं हम इसके निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष में क्या निकालेंगे हम? भाई ये बात सत्य है कि अधिनायक तंत्र के बनिस्पत लोकतंत्री शासन प्रणाली श्रेष्ठ है। निसंदेह कहा जा सकता है ये कि लोकतंत्र आधुनिक समय में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। लोकतंत्री शासन प्रणाली का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है आज। बड़ी विचित्र बात है, जिस शासन प्रणाली को
प्लेटो ने सबसे निकृष्ट कोटि की माना था। किसको? लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट बतलाया था प्लेटो ने। आज उसी शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि लोकतंत्री शासन प्रणाली निसंदेह सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। परंतु क्या अधिनायक तंत्र एक बेकार की प्रणाली है? इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये बात तो सत्य है कि लोकतंत्र में अधिनायक तंत्र की बनिस्पत ज्यादा गुण है, जबकि तानाशाही शासन प्रणाली में दोष ज्यादा हैं। आपको संख्या से भी लग रहा है ये, ठीक है, दोष ज्यादा है। मैंने जो समझाया उससे भी आप देख सकते हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली या अधिनायक तंत्र में दोष ज्यादा हैं, गुण कम है। ये बात सत्य है। परंतु फिर भी जब किसी देश में सामाजिक कुरीतियों ने घर कर लिया हो, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई हो, वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हो, बाहरी आक्रमण जैसा खतरा हो, आंतरिक अशांति हो, ऐसी परिस्थितियों में अस्थायी रूप में तानाशाही शासन प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए तानाशाही प्रणाली अस्थायी शासन प्रणाली है। क्या कहा मैंने? तानाशाही प्रणाली अस्थायी शासन प्रणाली है। मतलब जब किसी देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई हो, वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हो, आंतरिक अव्यवस्था हो, बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में तानाशाही प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए तानाशाही प्रणाली अस्थायी शासन प्रणाली है। अस्थायी रूप में इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल बेकार नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने देखा विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं कि तानाशाही प्रणाली बिल्कुल बेकार प्रणाली। नहीं भाई, नहीं, बेकार नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगली बात, वास्तविक रूप में जब किसी भी देश में अर्थव्यवस्था कमजोर हो, वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हो, सामाजिक कुरीतियों ने मजबूती से अपना घर बना लिया हो, मैं कह सकता हूं भारत में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां अभी भी मौजूद हैं। बड़े दुख की बात है। मैं इनसे स्वयं भी दुखी हूं। मैं हमेशा इनका विरोध करता रहता हूं कि मृत्यु भोज किस लिए हो रहा है, दहेज प्रथा क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। भाई ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में आप कह सकते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां हो, ऐसी सामाजिक कुरीतियों ने घर कर लिया हो, तो वहां पर लाभपूर्ण आवश्यकता के रूप में जो है तानाशाही को स्वीकार किया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? लाभपूर्ण आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब तानाशाही शासन प्रणाली को लाभपूर्ण आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कैसे? सामाजिक कुरीतियों ने घर कर लिया हो, वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति, बाहरी आक्रमण का खतरा बना हो, आंतरिक रूप में शांति नहीं है, अशांति है, अव्यवस्था है, इसी के साथ में वास्तव में सारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्ट आचरण हो रहा है, चारों तरफ सारे शासक भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, सारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट ही भ्रष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में तानाशाही प्रणाली को अपनाया जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ये बात सत्य है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जब विफल हो जाती है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जब ठीक से कार्य नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में तानाशाही प्रणाली उसका विकल्प है। इसलिए तानाशाही प्रणाली वास्तविक रूप में एक अस्थायी शासन प्रणाली है। तानाशाही प्रणाली का लाभपूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह हो गया आपका तानाशाही शासन प्रणाली के गुण, दोष और निष्कर्ष। ठीक है, एग्जाम में किसी को प्रश्न पूछा जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।